मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। मैं पोखराम हिंदी व्याख्याता। साथियों, हम पढ़ रहे थे आदिकालीन हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे गद्य साहित्य। राष्ट्र साहित्य हमने पढ़ लिया था, गद्य साहित्य में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज के वीडियो में साथियों हम आगे पढ़ेंगे गद्य साहित्य के आगे के जो भी लेखक हैं, कवि हैं या जिनकी जो रचना लिखी है उनके बारे में। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपका प्यार और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है साथियों। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये जो रचना है गद्य साहित्य के अंतर्गत, इसकी रचना पंडित दामोदर दास शर्मा ने की थी। और उसके बाद में इसकी देखो अगली रचना है साथियों, टेलीग्राम का चैनल है वो इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ करके टेलीग्राम से जुड़ करके इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी सेकंड ग्रेड अध्यापक हिंदी के से बनना चाहते हैं या जिनका उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित है या स्कूल लेक्चरर या कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बहुत काम की ये पीडीएफ है, नोट्स आपके लिए रहेंगे। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की ये पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। और इसका लेखन है वो किया है ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि ने। तो वर्ण रत्नाकर की रचना इन्होंने की है। उसके बाद देखो मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्लोक को लौकिक संस्कृत का, गाथा का, प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद स्वीकार किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उसके बाद देखो अगला बिंदु है अपभ्रंश साहित्य के बहुप्रचलित छंद पद, टीका, अरिल और कड़वक आदि थे जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। आदिकालीन हिंदी साहित्य में अरिल के स्थान पर चौपाई छंद का प्रयोग अधिक बढ़ा था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है हिंदी में आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य संबंधित। चौपाई के साथ 2 बार रखकर कड़वक बनाने की प्रथा सिद्धों ने सबसे पहले हिंदी में शुरुआत की। तो ये भी ध्यान रखें, सिद्धों ने सबसे पहले इसकी साहित्य शुरुआत की थी। अगला बिंदु है आदिकालीन राष्ट्र काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छपे तोटक, तोमर, पदरी और नाराज छंदों का प्रयोग अधिक किया गया है। साथियों, आज के इस वीडियो में आदिकाल का जो भाग है वो पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम जो है भक्तिकाल से शुरुआत करेंगे। तो अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, परमाल राष्ट्रों में एक शैली के रूप में प्रयुक्त छंद है वो कौन सा है? आला छंद। तो ये है, ध्यान रखें, इसका नाम भी है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। तो वीर रस में डिंगल शैली और कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में होती थी। तो वीर में डिंगल और कोमल पिंगल शैली में। आदिकालीन हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समांतर विकसित हुआ था। अपभ्रंश साहित्य के समांतर जैन कवियों द्वारा रचित प्रबंध काव्यों में अंतर्गत कहा, परियु, पुराण आदि मिलते हैं। और बहुत कवियों की रचनाओं में दोहे और चर्या पद प्रसिद्ध है। मुक्ता काव्यों के अनेक उदाहरण हमें जैन साहित्य में भी मिलते हैं। मित्रों, अपभ्रंश साहित्य की रचना 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, तो ये ध्यान रखें, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक होती रही। उसके बाद देखो अपभ्रंश के प्रथम प्रबंधकार है वो स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू को। सिद्धों की संख्या 84 है, ये आप जानते ही हैं। सहज यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो सरप्पा है, जिनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया सर्वसम्मति से। नाथ मत के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, जिन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवर्तक और हठ योग का प्रवर्तन किसने किया। नाथों की संख्या कितनी है? तो साथियों 9 मानी जाती है। अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य कहा जाता है। ये ध्यान रखें, किस साहित्य को जैन साहित्य? तो अपभ्रंश साहित्य को। अर्थात अपभ्रंश साहित्य के रचयिता जैन आचार्य हैं। जैन आचार्य थे। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उद्योतन सूरी द्वारा कथित कोइल्यमाला है। तो कोइल्यमाला का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसको आप जरूर याद रखें। रास काव्य परंपरा का आरंभ जिनदत्त सूरी करे तो उपदेश रसायन रास से माना जाता है। तो जिनदत्त सूरी द्वारा जो रचित ग्रंथ है, कृति है, वो है उपदेश रसायन रास से रास काव्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। पृथ्वीराज राष्ट्र को विवादेश गौरने वाले डॉक्टर वुल्लर पहले विद्वान थे, डॉक्टर वुल्लर। विशलदेव राष्ट्र मुक्त काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति रोड़ाकृत राउरवेल है। रोड़ाकृत राउरवेल है, ये रचना है वो चंपू काव्य है। रोड़ाकृत राउरवेल नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी माना जाता है इस राउरवेल रचना से।
आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि। हिंदी की पहली रचना देवसेन कृत श्रवाकाचार है 933 में लिखी गई थी। गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखें। भविष्य का रचना धनपाल। भविष्य में क्या कह सकते हैं, धन हो तो कह सकते हैं तो धनपाल। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। शिलांकित रचना है रावरवेल, तो ये चंपू काव्य भी है। सिद्ध कवि शरप्पा की रचनाओं के संकलन जो है वो है दोहा कोश का। संपादन किसने किया इसका, दोहा कोश का? राहुल शंकरत्यायन ने किया था, महापंडित राहुल शंकरत्यायन। आदिकाल में रचित काव्यों की सर्वाधिक संख्या जैन साहित्य में मिलती है, तो ये जरूर ध्यान रखें, जैन साहित्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राशक और रसायन से मानी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राशक से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रसायन से मानी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति राशक से। हजारी राशक तो है, राशक इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। चार्ल्स इलियट द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है परमाल राशो, जिसका प्रकाशन इन्होंने करवाया था। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी के प्रथम कवि शरप्पा है माना है और 769 इसका ईस्वी सन समय माना है। आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की सबसे श्रेष्ठ रचना है साहित्यों अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक। तो अब्दुल रहमान कृत रचना है वो संदेश राशक, सबसे वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना साहित्यों। उसके बाद देखो कौन सा राष्ट्र ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तक के रूप में आकार उपलब्ध नहीं है, तो वह है हमीर राशो। तो ये हमीर राशो है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। चर्या पद बौद्ध द्वारा गाए जाने वाले पद हैं साथियों। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन प्रयोग हुआ है, तो वह है बिशलदेव राशो में। प्राकृत पेंगलम के रचिता है लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम के लक्ष्मीधर। अवधूत का संबंध किससे है, नाथ संप्रदाय से। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो वह है पुष्पदंत। पुष्पदंत कृष्ण काव्य के प्रेरणा माने जाते हैं। आदिकालीन साहित्य की सबसे प्रमुख श्रृंगार की रचना है वह है विद्यापति पदावली। ये सबसे प्रमुख श्रृंगारी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है मित्रों, तो वह है अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को माना है मित्रों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय कहा है, तो अवधूत संप्रदाय किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज राष्ट्रों की सर्वाधिक प्रमाणिक प्रतिलिपि का संपादन किसने किया, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है पृथ्वीराज राष्ट्रों की सर्वाधिक प्रमाणिक प्रतिलिपि का संपादन। आचार्य शुक्ल ने जैन नाथ सिद्धों की रचनाओं को वीर गाथा काल से बाहर रखा है। सिद्ध कवि काल क्रम से ऐसे हैं, सबसे पहले शरप्पा, लोईपा, फिर विरूपा और फिर गणप्पा। प्रमुख रचनाएं काल क्रम से इनकी, तो दोहा कोश शरप्पा की, चर्या पद लोईपा की, श्रवाकाचार और फिर महापुराण, ये इस प्रकार मानी जाती है। विद्यापति का जन्म भक्ति काल में हुआ, लेकिन इन्हें आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है इससे, आदिकाल से जुड़ा हुआ गद्य साहित्य से। पृथ्वीराज राष्ट्रों के बारे में जानकारी देने वाला पहला विद्वान कर्नल जेम्स टोड माना जाता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखें मित्रों। तो इस प्रकार साहित्यों आदिकाल का संपूर्ण जो है भाग है, विभाजन है, काल विभाजन हम पढ़ चुके हैं, और आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। आगे का जो वीडियो आएगा वो आपके रहेगा भक्तिकाल पर आधारित। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।